नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चों से परीक्षा पे की चर्चा की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील वाले अवतार की और मुंबई में 100 करोड़ के बने मौत के फ्लाईओवर की। साथ ही अंत में बात करेंगे कानपुर की बेटी खुशी की भावुक कर देने वाली कहानी की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लक्ष्य कभी भी आसान नहीं होना चाहिए, परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी ने छात्रों को दी सीख। गुरुद्वारा के बाहर आप नेता की हत्या, लकी ओबराय को मारी गई 5 गोलियां। इस्लामाबाद के तलहाई इलाके में जबरदस्त धमाका, 15 की मौत, 80 से ज्यादा घायल। ईरान यूएस के बीच परमाणु समझौते पर वार्ता, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। गढ़चिरौली के अबूझमाड़ जंगल इलाके में पुलिस से मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने भटकते रहे मां बाप। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बिल्डर अभय कुमार को राहत, रिहा करने का आदेश। उत्तर प्रदेश में संपत्ति खरीदने के लिए अब पैन कार्ड जरूरी, सरकार ने बदले नियम। गोल्ड ने दिखाई मजबूती, सिल्वर पूरी तरह टूटा, 1,52,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट सोना। हफ्ते के आखिरी दिन कारोबारी दिन में बाजार में बढ़ा, सेंसेक्स 266 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,600 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले और खास मुद्दे की। बोर्ड परीक्षाओं की घंटी बज चुकी है और छात्रों के मन में हलचल तेज है, लेकिन फिक्र मत कीजिए क्योंकि देश के प्रधान शिक्षक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, परीक्षा पे चर्चा का 9वां सीजन आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पीएम खुद देश के कोने कोने में बच्चों के बीच पहुंचे। उन्होंने न केवल छात्रों का तनाव दूर किया, बल्कि अपनी उम्र और राजनीति में सक्रियता को लेकर एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबका दिल जीत लिया। ऐसे में आइए जानते हैं पीएम मोदी ने 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों को सफलता के कौन कौन से बड़े मंत्र दिए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2026 इस बार इतिहास रच चुका है। 4 करोड़ से अधिक पंजीकरणों के साथ इसने अपना ही पुराना ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार पीएम मोदी ने गुजरात के देवमोगरा से लेकर असम के गुवाहाटी और छत्तीसगढ़ के रायपुर तक का सफर तय किया और छात्रों के मन की बात सुनी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपनी उम्र को लेकर एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया, मेरे जन्मदिन पर एक नेता का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप 75 साल के हो गए हैं। मैंने जवाब दिया कि अभी तो 25 साल और बाकी हैं। मैं बीते हुए कल जो नहीं गिनता, जो बचा है उसे गिनता हूं। उन्होंने छात्रों को नसीहत दी कि बीते हुए समय पर रोने के बजाय भविष्य को जीने की योजना बनाएं। देखिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। सर, मेरा नाम मेमोता के शाम है। मैं सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। सर, आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, है 17 सितंबर को। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। वहीं एआई पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि आप उस पीढ़ी के भाग्यशाली छात्र हैं जिसके पास तकनीकी का पूरा कैनवास है। एआई का इस्तेमाल सिर्फ शॉर्टकट के लिए ना करें, इससे अपनी ताकत बढ़ाएं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि मार्क्स आजकल एक बीमारी बन गया है। उन्होंने सवाल किया कि पिछले साल के टॉपर का नाम किसे याद रहता है। उन्होंने शिक्षकों को भी सलाह दी कि सिर्फ नंबरों के लिए शोर सजेशन या 10 साल के पुराने पैटर्न पर ना पढ़ाएं, बल्कि छात्रों के सर्वकीकरण विकास पर ध्यान दें। देखिए पीएम मोदी ने क्या कुछ और कहा। टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है।
मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है, लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा। लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। वहीं पीएम मोदी ने छात्रों को टॉप 5 एग्जाम मंत्र भी दिए। पीएम ने इन 5 मंत्रों को गांठ बांध लेने को भी कहा। परीक्षा को बोझ नहीं, त्योहार समझें, दूसरों को मत देखें, खुद का रिकॉर्ड तोड़ें, तकनीकी के गुलाम न बने, उसका सही इस्तेमाल सीखें, पढ़ाई की शुरुआत कठिन विषयों से करें, रट्टू तोता बनने के बजाय योद्धा बने। वहीं पीएम ने सुझाव दिया कि रात को सोने से पहले डायरी में अगले दिन का शेड्यूल लिखें और सोने से पहले उसका मिलान करें, देखें कि वक्त कहां बर्बाद हुआ। पीएम ने 2 कहा, सपने ना देखना एक अपराध है, लेकिन सिर्फ सपने बुनना काफी नहीं। सपनों को पब्लिक करने के बजाय उन्हें लिख कर रखें और उन्हें पूरा करने के लिए कर्म को प्रधान बनाएं। सुनिए। सपने न देखना वो तो क्राइम है। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे अगर पेड़ पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़ता। अब जैसे मान लीजिए हमारा मन कर गया कि मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि पहले एस्ट्रोनॉट कौन हुए, उनकी बायोग्राफी क्या थी, ये स्पेस होता क्या है। धीरे धीरे उसमें रुचि हमारी बढ़ानी चाहिए। फिर टीवी पे कोई कार्यक्रम है तो उसको खाद देखना चाहिए, तो आपको खाद पानी मिलता रहेगा, हैं, आपको फर्टिलाइजर जिसको कहे मिलता रहेगा, तो वो विचार आपका पनपेगा। औरों को बताने से फायदा नहीं होगा। कभी कभी हम बता देंगे, भाई मजाक उड़ाएंगे, ये तो एस्ट्रोनॉट बनने वाला है। तो हमारे मन के सपने पब्लिक नहीं करने चाहिए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये संवाद केवल परीक्षा के बारे में नहीं, बल्कि जीवन की बड़ी जंग जीतने का एक रोड मैप था। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बोर्ड की मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, जबकि आपकी लाइफ स्किल्स और एग्जाम वॉरियर्स वाली सोच ही आपका भविष्य सिकंदर बनाएगी। तो उठिए, कमर कसिए और इस बार परीक्षा देने की नहीं बल्कि उत्सव मनाने के लिए तैयार हो जाइए। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव की रणभेरी बजने से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में ऐसा मोर्चा खोला है कि सत्ता के गलियारे हिल गए हैं। कभी चुनाव आयोग के खिलाफ महायोग की तैयारी, तो कभी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खुद दलीलें पेश करना। दीदी इस बार आर पार के मूड में हैं। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री ने किसी वकील की तरह अदालत में खड़े होकर अपनी बात रखी है। क्या यह महज एक कानूनी लड़ाई है या 2026 के चुनाव से पहले जनता की अदालत में सहानुभूति बटोरने का मास्टर स्ट्रोक? आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में चली उस 20 मिनट की हाई वोल्टेज बहस की पूरी कहानी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बाची और जस्टिस विपुल एम पंचोली के बेंच के सामने जब पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले की सुनवाई शुरू हुई तो माहौल सामान्य नहीं था। ममता बनर्जी खुद कोर्ट रूम में मौजूद थीं। हालांकि उनके पास कपिल सिब्बल और श्याम दीवान जैसे दिग्गजों की फौज थी, लेकिन दीदी की बेचैनी बता रही थी कि वह खुद मोर्चा संभालना चाहती थी। सुनवाई के दौरान जब वकीलों की बहस चल रही थी, ममता बनर्जी ने कई बार बीच में बोलना चाहा। उन्होंने टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी से साफ कहा, मैं आज बोलूंगी। जब उन्होंने बोलने की इजाजत मांगी तो सीजीआई सूर्यकांत ने हल्के अंदाज में कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 15 मिनट देंगे, लेकिन पहले हमारी बात सुनिए।
वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में बंगालियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इस पर सीजेआई ने बेहद दिलचस्पी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर रॉय दत्ता या गांगुली को हटाया जा रहा है तो हमें ये नहीं पता कि टैगोर का सही उच्चारण क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टैगोर नहीं है। कोर्ट ने माना कि भाषा और वर्तनी की वजह से किसी असली मतदाता का नाम कटना वास्तविक मुद्दा है। वहीं ममता बनर्जी ने अदालत में बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन कह डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। पहले फेज में ही 58 लाख नाम डिलीट कर दिए गए। बेटियों की शादी होने या गरीबों के घर बदलने पर उनके नाम मृतक या बाहर बताकर काट दिए गए। लेकिन सुनवाई के दौरान दिलचस्प मोड़ तब आया जब चुनाव आयोग के वकील ने ममता के आरोपों का गेंद वापस उनके पाले में डाल दी। जी हां, आयोग ने कहा, हमने बार बार राज्य सरकार से ग्रुप बी अधिकारी मांगे ताकि वे जांच कर सकें, लेकिन सरकार ने सहयोग नहीं किया। जब हमारे पास अफसर नहीं होंगे तो हमें माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने ही पड़ेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि अगर स्थानीय बोली के अनुवाद में एआई की गलती से नाम कट रहे हैं तो उन्हें तुरंत सुधारा जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वे संवेदनशील रहें और राज्य सरकार की ऐसी टीम की मदद लें जो स्थानीय बांग्ला भाषा को समझती हो। वहीं कानूनी जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी यहां एसआईआर का केस जीतने नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव सेट करने आई थी कि वह अकेली नेता है जो केंद्रीय एजेंसी और संस्थाओं से सीधे टकरा रही है। विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये जनता की एक महिला मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर परेशान कर रहे हैं। तो साहब, इसे कहते हैं राजनीति का पावर प्ले। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को चुनाव प्रचार का मंच बना दिया। एक तरफ कानूनी दांवपेच है तो दूसरी तरफ जनता की भावनाओं का सैलाब। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही समाधान निकालने का भरोसा दे दिया हो, लेकिन असली चर्चा तो अप्रैल 2026 में बंगाल की जनता ही करेगी। दीदी ने दिल्ली आकर जो चिंगारी सुलगाई है उसकी तपिश बंगाल की गलियों तक पहुंच चुकी है। अब यह देखना होगा कि यह व्हाट्सएप कमीशन वाला जुमला चुनाव में कितना रंग लाता है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते अगले मुद्दे की तरफ। सोचिए, आप 80 की स्पीड में एक शानदार 4 लेन के फ्लाईओवर पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं और अचानक सामने दीवार जैसी सकरी सड़क आ जाए तो क्या होगा? जी नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि मुंबई के मीरा भाईंदर में बनकर तैयार हुआ इंजीनियरिंग का वो चमत्कार है जिसने जनता मौत का पुल कह रही है। मेट्रो 9 प्रोजेक्ट के तहत बना ये डबल डेकर फ्लाईओवर आजकल सोशल मीडिया पर मीम्स का हॉट टॉपिक बन चुका है। विपक्षी दल इसे जानलेवा लापरवाही बता रहे हैं तो प्रशासन ने इसे फ्यूचर प्लानिंग का नाम दे रहे हैं। आखिर क्या है इस फ्लाईओवर का सच, आइए समझते हैं। दरअसल मीरा भाईंदर में यातायात को सुगम बनाने के लिए मेट्रो लाइन 9 के साथ एक महत्वाकांक्षी डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया जिसमें करीब 100 करोड़ की लागत आई। महीनों काम चला, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो लोग माथा पीट रहे हैं। जी हां, दरअसल विवाद की जड़ यह है कि फ्लाईओवर शुरुआत में तो चौड़ा यानी 4 लेन का है, लेकिन करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये अचानक सिकुड़कर सिर्फ 2 लेन रह जाता है। ऐसे में लोग इसे आसमान में लगने वाले जाम और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बता रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि ने चेतावनी दी है कि ये डिजाइन साइरस मिस्त्री जैसी सड़क हादसों को दावत दे रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं कि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने ऐसे डिजाइन को कैसे मंजूरी दे दी जो तेज गति से चलने वाले वाहनों के 4 लेन को सकरे रास्ते में धकेल देता है। यह ऐसा डिजाइन है जो शॉर्टकट दुर्घटनाओं को रोकने के बजाय उन्हें और बढ़ा सकता है। खास बात यह है कि ये पुल महत्वाकांक्षी मेट्रो लाइन 9 परियोजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना है, लेकिन इसके बजाय ये हंसी का पात्र बन गया है। वहीं MMRDA के इस फ्लाईओवर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग विकास प्राधिकरण पर जमकर गुस्सा उतार रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मीरा रोड में 100 करोड़ में मौत का पुल बनाया गया है। वहीं कुछ लोग मजाक में पूछ रहे हैं कि इस पुल को बनाने वाले महान इंजीनियर कौन हैं
कुछ लोगों ने पुल की तस्वीरें शेयर कर इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बता दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर फ्लाईओवर को लेकर कई सारे मीम्स बन रहे हैं। वहीं भारी आलोचनाओं के बीच MMRDA बचाव में आया। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल वहेंदर की ओर जाने के लिए 2 लेन चालू है, बाकी 2 लेन भविष्य में वहेंदर के प्रस्तावित विस्तार से जोड़ी जाएगी। गोल्डन नेस्ट सर्किल जैसे व्यस्त इलाके में राइट ऑफ वे कम होने के कारण डिजाइन को ऐसा रखा गया है। अथॉरिटी का दावा है कि ये रंबल ट्रिप्स और साइन बोर्ड लगाए गए हैं ताकि कोई हादसा न हो। इतना ही नहीं, इस फ्लाईओवर ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी स्पीड ब्रेकर लगा दिए हैं। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कर अधिकारियों को ठेकेदार और कंसल्टेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस ब्रिज को मौत का ब्रिज कहा जा रहा है। दुबे ने मांग की है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए संबंधित विभागों, अधिकारियों, ठेकेदारों और कंसल्टेंट कंपनी को चेतावनी मिलनी चाहिए। साथ ही ठेकेदार और कंपनी द्वारा पूर्व में किए गए सभी प्रोजेक्ट की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आम लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग चमत्कार कहा और बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा, जनता परेशान हो या हादसों में जान गंवाए, सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या भविष्य के विस्तार के नाम पर वर्तमान में जनता की जान जोखिम में डालना जायज है? प्रशासन इसे प्लानिंग कह रहा है, लेकिन राहगीरों के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है। जब तक भवेंदर वाली बाकी 2 लेन नहीं जुड़ती, तब तक ये 100 करोड़ का फ्लाईओवर ट्रैफिक सुलझाने के बजाय उलझाना ही नजर आएगा। देखना होगा कि सरकार इस डिजाइन के लोचे को सुधारती है या किसी बड़े हादसे का इंतजार करती है। सावधान रहिए, क्योंकि मीरा भवेंदर का ये सफर अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। खैर, जाते जाते आपको आज के खास मुद्दे से रूबरू कराते हैं। कहते हैं, अगर सत्ता के सिंहासन पर बैठा व्यक्ति संवेदनशील हो तो एक पत्थर की मूरत बन जाता है और एक खामोश जिंदगी खिलखिलाती उठती है। कानपुर की 19 साल की खुशी गुप्ता, जो जन्म से न सुन सकती थी और न बोल सकती थी, आज उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई है। 19 साल के लंबे और अंधेरे सन्नाटे को तोड़कर जब खुशी ने पहली बार अपनी जुबान खोली तो उसने किसी देवी देवता का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। जी हाँ, एक खामोश फरियाद ने लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास तक का रास्ता तय किया और उसे एक चमत्कार में बदल दिया। दरअसल कानपुर की रहने वाली खुशी गुप्ता के लिए दुनिया सिर्फ इशारों तक सिमटी हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक अटूट विश्वास था कि बाबा जी यानी CM योगी उसकी मदद जरूर करेंगे। और इसी विश्वास के चलते 20 नवंबर 2025 को खुशी बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ी। ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, लेकिन इरादा साफ था कि लखनऊ जाना है। 90 किलोमीटर का सफर तय कर वह मुख्यमंत्री आवास जा पहुंची। जब पुलिस ने उसे रोते हुए देखा और थाने ले गई तो खुशी ने अपनी पेंटिंग और इशारों से समझाया कि वह सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है। इसके बाद 26 नवंबर 2025 को वह दिन आया जब सरकारी गाड़ी खुशी को उसके परिवार को लेकर CM आवास पहुंची। योगी आदित्यनाथ ने खुशी से मुलाकात की। उसकी बेबसी को देखकर मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रशासन को 3 कड़े निर्देश दिए। पहली, खुशी का सबसे बेहतरीन इलाज कराया जाए। दूसरा, उसे सुनने के लिए आधुनिक मशीन दी जाए और तीसरा, गरीब परिवार के लिए आवास की व्यवस्था की जाए। जहां मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रशासन ने बिजली की तेजी से काम किया। डॉक्टर रोहित मेहलोत्रा ने बताया कि खुशी को कोक्लियर इम्प्लांट की जरूरत है, जिसमें करीब 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा। एक गरीब परिवार के लिए ये नामुमकिन था, लेकिन सरकार ने एक एक पैसे का जिम्मा उठाया। 26 जनवरी 2026 यानी गणतंत्र दिवस के दिन खुशी का सफल ऑपरेशन हुआ। आज खुशी के कानों में दुनिया की आवाजें गूंज रही हैं। उसकी मां गीता की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वही डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले 1 साल में खुशी सामान्य बच्चों की तरह फर्राटेदार बोलेगी। देखा जाए तो खुशी अब सिर्फ बोल नहीं रही, बल्कि उसके सपने भी ऊंची उड़ान भर रहे हैं। वह भविष्य में पुलिस अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती है। अपनी कला जताने के लिए खुशी ने एक शानदार पेंटिंग बनाई, जिसमें मुख्यमंत्री उसे आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं।
वह पेंटिंग उसे खुद चलकर और अपनी आवाज में शुक्रिया कहते हुए मुख्यमंत्री को भेंट की। वाकई खुशी की यह मुस्कान उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर की गवाही दे रही है। 19 साल का मौन जब टूटता है और पहला शब्द थैंक यू निकलता है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र अपने सबसे खूबसूरत रूप में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया वह सिर्फ प्रदेश के मुखिया नहीं बल्कि हर बेचारा बेटी के अभिभावक भी हैं। खुशी अब नए सपनों के साथ तैयार है क्योंकि अब उसके पास न केवल आवाज है बल्कि एक मजबूत शारा भी है। तो आज खबरें अब तक में हमने देखा कि कैसे परीक्षा पे चर्चा ने छात्रों में नया आत्मविश्वास दिया, तो वहीं बंगाल की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में गूंज उठी। हमने मुंबई के उस फ्लाईओवर की खामियां भी बताई जो आज मीम्स का केंद्र बनी हुई हैं, और आखिर में कानपुर की खुशी की मुस्कान ने हमें सिखाया कि संवेदनशीलता आज भी चमत्कार कर सकती है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।